नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 6 जून के। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक छोटे सा कोटेशन। क्या है? टेक रिस्क इन योर लाइफ। क्या है? अपनी लाइफ में रिस्क लो। इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम आगे लीड करोगे और अगर हार जाओगे तो तुम किसी को अच्छी तरह गाइड करोगे। तो सीधी सी बात यही है कि आपको लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो लाइफ में रिस्क लो, रिस्क लेना सीखो। अगर रिस्क लेना नहीं सीखा तो आप किसी का अनुसरण ही करोगे, मतलब किसी के पीछे पीछे चलोगे, आप लीड नहीं कर पाओगे। और अगर रिस्क भी लोगे, अगर काम करोगे, प्रयास करोगे तो कोई घाटा नहीं होने वाला है। अगर जीत जाओगे तो तुम आगे चलोगे, अगर हार भी गए तो तुम एक अच्छे अनुभवी आदमी बन जाओगे तो दूसरों को गाइड कर सको। तो प्रयास करने में भी किसी तरह भी असफलता नहीं है, तुम उनसे अच्छे रहोगे जिसने कभी प्रयास किया ही नहीं है। क्योंकि एक कोई प्रयास ना करने वाला व्यक्ति एक मरे हुए के समान है। तो फेल होने से कभी नहीं डरना है। फेल कोई आदमी नहीं होता है, ठीक है। तो फेल होने वाला आदमी सिखाता है और अच्छा एक गाइड बन जाता है। तो टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड एंड इफ यू लूज यू कैन गाइड। तो चलो आज के करंट अफेयर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कि हमें सड़क पे दुर्घटनाओं से जो इंसान एंड जो जानवरों की जो एक लाइफ है वो खत्म हो जाती है, तो उसको अवेयरनेस से मरने से बचाने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चालू किया गया है। तो इसमें क्या है, इसके कैंपेन में क्या है, अवेयरनेस इंक्रीज की जाएगी, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन। उनको एजुकेशन दी जाएगी किसी तरह कि हम इसको रिड्यूस करें और बाद में एलिमिनेट कर दें, एकदम खत्म कर दें रोड पे जो मोर्टेलिटी होती है एनिमल एंड ह्यूमन बोथ दोनों की। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बताया है कि ये इसमें हमें 3 जो वर्टिकल्स हैं, कौन कौन सा, एथिक्स, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी आर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्टिकल्स ऑफ इंडिया। ये मिनिस्टर साहब ने कहा है। अब थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए, इथिक्स क्या है, ठीक है, इथिक्स में क्या आता है और इकोलॉजी इकोनॉमी में क्या है। इथिक्स में क्या है कि हम केवल आदमी, मैक्सिमम क्या होता है कि ह्यूमन की लाइफ बचाते हैं, लेकिन ये इथिक्स, हमारा जो इथिक्स नहीं बोलता है कि केवल ह्यूमन है, हमें एनिमल की लाइफ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना ह्यूमन की लाइफ को हमें इंपॉर्टेंस देना है। तो ये अपना इथिकल वैल्यूज हो गए। तो हमें ह्यूमन की लाइफ के साथ साथ एंड एनिमल की लाइफ को भी बचाना है। इकोलॉजी होगी कि बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, एनिमल्स इकोलॉजी को भी बचाना है ना साथ साथ में, ह्यूमन प्लस एनिमल्स एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी भी, ह्यूमन भी एक इकोनॉमी में काम आता है तथा एनिमल भी देश की इकोनॉमी है। तो ये 3 ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस एंड वर्टिकल्स ऑफ है इंडिया में, ये मिनिस्टर साहब ने कहा। उन्होंने आगे क्या बताया कि हर साल एक रोड पे 5 लाख रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं और जिसकी वजह से 1.5 लाख डेथ होती है। ये बहुत ही बुरा आंकड़ा है देखा जाए तो इसको हमें किसी तरह मिनिमाइज करना है। तो और मिनिस्टर ने आगे बताया कि हमने 5000 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया है। अब ब्लैक स्पॉट क्या है, जैसे हम कहीं पे अपने आसपास के इलाके में देखते हैं कि एक जगह होती है उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कोई एक तो घुमाव हो गया, वहां पे हर दिन आपको 1 या 2 गाड़ियां पड़ी हुई मिलेंगी, एक्सीडेंट हुआ मिलेगा। तो जो इंटेंसिफाइड जोन है जो एक्सीडेंट का, उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। तो अभी तक 5000 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और उनके लिए प्रोसेस चालू कर दी गई रेक्टिफिकेशन की। किसी तरह अगर कोई मिरर लगाना है या आपको आर पार दिखना चाहिए कि भाई कोई आगे से साधन आ रहा है, फिर उसका अगर शार्प मोड़ है तो उसमें क्या है, एंगल फिक्स किया जाता है रोड का कि आगे गाड़ी बाहर की तरफ न जाए। तो उन ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उनके रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस चालू है। तो अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अभी जो प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटीज ऑन हाईवेज जो अवेयरनेस कैंपेन है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अवेयरनेस कैंपेन में जो मिनिस्टर ने 3 जो इंपोर्टेंट वर्टिकल्स बताए वो क्या क्या हैं,
जो ये 3 ईज हो गए, ये क्या है 3 ईज, इथिक्स, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। अब ये नहीं पूछा जाएगा कितने एक्सीडेंट हुए, ये आप अगर किसी से यूपीएससी हो गया एसएससी में लिख रहे हो जो सब्जेक्टिव में, तो ये आपके मतलब अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए आप लिख सकते हो 5 लाख रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, इतनी कैजुअलिटीज हो जाती है और इतने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, प्रोसेस हो गया है, इतना न्यूमेरिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने क्या कोलेबोरेशन किया है विथ मैत्री प्रोग्राम ऑफ यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID टू लॉन्च हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। जो भी अभी क्या है सबसे ज्यादा अर्बन सिटीज हो गई, जो अपनी मेट्रो सिटीज हो गई, उनमें क्या बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो अभी उन बिल्डिंग को किस हिसाब से बनाया, हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनानी है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, मैत्री प्रोग्राम लॉन्च किया है। आजकल हम देखते हैं कि कुछ जगह में ना बिल्डिंग को ही अगर बनाने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है, अगर उस पे सोलर पावर प्लांट नहीं है, अगर उसका जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है उसको अगर सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ग्रीन अगर पार्क नहीं है, तो वहां पे अगर पार्किंग नहीं है तो वो वहां पे बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो उसी तरह क्या है, ये हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंट होती है। हेल्थी कैसे होगी, पार्क वार्क होना चाहिए, एंड पानी का सही सुचारू रूप से निष्कासन होना चाहिए, फिर पानी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और एनर्जी में क्या है आप सोलर पावर प्लांट लगाओ। तो ऐसी बिल्डिंग है आजकल हर सिटी में, ऐसी सिटी बिल्डिंग ही अप्रूव होती है। तो EESL क्या है पहले देख लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड क्या है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले ये थोड़ा बता देता हूं। एंड मैत्री क्या है, मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये दोनों का फुल फॉर्म याद रख लेना इसका। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL का, मैत्री का मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। अब मैत्री है क्या वैसे, ए पार्ट ऑफ बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड USAID। ये यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, और अपना पावर मिनिस्ट्री का एक बायलैटरल पार्टनरशिप है। तो अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मैत्री की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पर बड़ी है ना भी पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो पूछ सकता है। लेकिन ये मैत्री बायलैटरल पार्टनरशिप किस किस के बीच की है, एक नंबर क्वेश्चन ये यहां बन गया है। दूसरा, अभी जो ये हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के बीच में किस किस के बीच में ये हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, तो सेम ही हो गया। इसमें मैत्री प्रोग्राम नहीं लिखना है, इसमें क्या है EESL एंड USAID, इन दो के बीच में हुआ है। EESL एक ज्वाइंट वेंचर है, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम। अभी नेक्स्ट न्यूज है, लो कॉस्ट कैटालिस्ट फॉर हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम वाटर डेवलप्ड बाय CENS। क्या है, जो ये कैटालिस्ट क्या बोलते हैं विज्ञान में, उत्प्रेरक। तो लो कॉस्ट सस्ता एक उत्प्रेरक खोज लिया गया है कि पानी से हाइड्रोजन बनाने के लिए CENS के द्वारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है CENS, ठीक है। तो CENS क्या है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के अंदर। और क्या, जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बाय यूटिलाइजिंग मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। ये याद रखना, कौन से उत्प्रेरक है, मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट, एक उत्प्रेरक रूप में। अब ये किसको रिप्लेस कर रहा है, प्लेटिनम। प्लेटिनम कैन बी रिप्लेस्ड विथ मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। ये प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम एक बहुत महंगा धातु है, सोने से भी महंगा धातु होता है, तो उसको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला है, इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये लो कॉस्ट कैटालिस्ट जो फॉर हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम वाटर डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन है ना, तो ये हो जाएगा सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर विच मिनिस्ट्री या विच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दो क्वेश्चन हो गया। अब जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट फॉर हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम वाटर नेम्ड एज, ये क्या हो गया, मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। एंड ये किसको रिप्लेस कर रहा है, प्लेटिनम को। कितने के 4 क्वेश्चन हो गए ना, तो इतने से में से 4 क्वेश्चन हो गए। आपको क्वेश्चन खुद बनाना देखना चाहिए, इसमें से कितना क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जो ये CENS है इसी से रिलेटेड न्यूज है। साइंटिस्ट ऑफ CENS सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस आल्सो डेवलप्ड ए न्यू रेसिपी, ये न्यू रेसिपी फॉर फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास। याद रखना, ट्रांसपेरेंट, उन्होंने क्या नई रेसिपी की है, ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास। अभी बताऊंगा ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास क्या होता है। ये जो रेसिपी क्या करेगी, ये कॉस्ट को नीचे लाएगी 80% कॉस्ट को कर लाएगी। जो टिन डोप्ड आइडियम ऑक्साइड है ना, उससे पहले यूज होती थी इस ट्रांसपेरेंट ग्लास को बनाने के लिए। अब दूसरा नया रेसिपी खोल लिए, वो 80% तक कॉस्ट कम लेके आ जाएगी। ठीक है, अब टीसीजी कहाँ यूज होता है और क्या है ये टीसीजी क्या है, यूजेज इन स्मार्टफोन विंडोज, स्मार्ट विंडोज हो गई, सोलर सेल्स हो गए, टच स्क्रीन, जो मोबाइल में टच स्क्रीन होती है ना, जो आर पार दिखाई देती है जिसपे हम टच करते हैं, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास। स्मार्ट विंडोज हो गई, आजकल घरों में क्या स्मार्ट विंडोज हो गए हैं, उसको टच करने पे वो ब्लैक हो जाएंगी, आर पार दिखना बंद हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो टच करो, वो अपने आप खिड़की की तरह खुल जाएगी, ऐसा होता है। सोलर सेल्स हो गए, जो सोलर प्लेट्स के ऊपर लगते हैं, इनको बोलते हैं टीसीजी। तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास किसके द्वारा बनाया गया, तो ये किसका है, CENS। अब एक अलग क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास एंड कैटालिस्ट फॉर हाइड्रोजन जनरेशन इज डेवलप्ड बाई, दोनों को मिला के पूछ सकता है, CENS। अब अलग ऐसे भी पूछा जा सकता, मतलब दोनों को मिला के काटा पीटा कर भी पूछा जा सकता है कि ये इसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया कि नहीं बनाया गया, इसके द्वारा क्या क्या बनाया गया। तो 2 क्वेश्चन दे देंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अब नेक्स्ट है, साइंटिस्ट डेवलप इंडिजीनियस नैनो फार्जिनल स्वेप्स। ये है नैनो फार्जिनल स्वेप्स। अब अभी बताऊंगा ये नैनो फार्जिनल स्वेप्स क्या होता है, लेकिन अभी पहले बता देते हैं समझने से पहले। ये क्या है, CISR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। ठीक है, CISR नेशनल लेबोरेटरी पुणे डेवलप्ड फॉर कलेक्टिंग सैंपल थ्रू थ्रोट कैविटी। ये क्या है, एक ऐसे डंडी टाइप की होती है, उसमें आगे रुई सा लगा होता है। ठीक है, और ये क्या सैंपल कलेक्ट करने के लिए काम में आता है। जैसे अभी कोविड-19 में क्या है, हमें गले से उसके कोविड-19 के लिए लक्षण जो होते हैं उनके सैंपल कलेक्शन करना होता है। तो अभी हम क्या है, अभी इतनी जरूरत क्या पड़ी इसका भी है कि हम दूसरे देश में जो सप्लाई आएंगी उसको ये लिए हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें वेट नहीं कर सकता। फिर वो दूसरे देश से मनमानी प्राइस मांगेंगे और फिर क्वालिटी का भी हमें भरोसा नहीं है। तो हमारे CISR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, ये एक क्वेश्चन हो गया है जिसने नैनो फार्जिनल स्वेप्स क्या क्या है, डेवलप किए है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है ये, तो याद रखना, नैनो फार्जिनल स्वेप्स आर डेवलप्ड बाय CISR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज बीन क्रिएटेड बाय RBI टू मोटिवेट स्टिमुलस रिक्वायर्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स। अभी मोदी जी का शुरू से ही ये इनिशिएटिव था कैशलेस या मिनिमम कैश, है ना। तो उसके लिए क्या जगह जगह पॉइंट ऑफ सेल लगाए। हम जाते हैं ना कहीं पे भी, अगर दुकान पे जाते हैं, कहीं पे मॉल में जाते हैं, तो रुपए कैश लेके नहीं जाते हैं। वहां पे हम क्या रखते हैं, अपना ATM देते हैं और वो मशीन से काट देता है, तो वो मशीन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो अभी उसके लिए क्या है, अलग से ज्यादा क्या है, वो पॉइंट ऑफ सेल लगाए जाए। तो उसके लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो क्रिएट किया है, क्योंकि उसमें मशीन के लिए रुपए लगते हैं। अब अचानक जब किसी को लगवाने हो तो मशीन के रुपए भी ज्यादा लगेंगे, तो फिर बहुत लोग कम लेंगे ना, दुकान वाले उसको एस्टैब्लिश नहीं करवाएंगे अगर मशीन की ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो एक फंड डेवलप कर दिया गया जिससे कि मशीन सस्ती से सस्ती मशीन दुकानों में लग सके, और जिससे ज्यादा लोग या ज्यादा से ज्यादा दुकानदार उसको या मॉल वाले उसको लगवाएं, जिससे ऑनलाइन पेमेंट में इजाफा हो। तो ये क्या हो गया, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज बीन क्रिएटेड बाय, अब लिख देगा SBI, RBI, और फिर अलग 2-3 से भी लिख देगा, कोई भी 3-4 से लिखेगा, तो ये हो गया RBI। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, ये एक हैशटैग आई कमिट, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अभी पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये छोटा सा है, हैशटैग इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, ये हो गया पावर मिनिस्ट्री। पहला पर्सन यहीं पे पहली लाइन से पहला पर्सन निकला। अब ये इनिशिएटिव क्या है, सीक्स टू मेक इंडिविजुअल एंड स्टेक होल्डर्स टू एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिएट स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिस्टम फॉर फ्यूचर। अब इसमें हम क्या देखेंगे, आई कमिट मैंने कमिट किया है,
तो ये क्या है, इंडिविजुअल और स्टेक होल्डर, जितने भी दुकानदार, कोई भी मान लो स्टेक होल्डर, इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल बंदा, वो खुद कमिट करेगा ये हैशटैग में कि मैं एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करूंगा और अपनी जो एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा बचाऊंगा, बेफालतू में लाइटें नहीं चलाऊंगा, जहां से हो सके ना तो मैं ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करूंगा, सोलर प्लेट्स लगवाऊंगा। ये कैंपेन चालू किया है। ये क्या किसके द्वारा किया है? पावर मिनिस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जो EESL देखा था ना, उसके द्वारा चलाया जा रहा है अभी, लॉन्च्ड बाय पावर मिनिस्ट्री है। ओके, ये याद रखना, रन बाई और लॉन्च्ड बाई। नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? सबसे पहले तो ऑपरेशन समुद्र सेतु ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिशन वंदे भारत। अब क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन था ऑपरेशन समुद्र सेतु था, अब जब आगे हम इसके बारे में पढ़ने लगे तो क्वेश्चन दूसरा क्या है? मिशन वंदे भारत। तो दूसरा सवाल आ गया, अब मिशन वंदे भारत क्या है? जैसे हमने कबल भी पढ़ा था, किसमें, कौन सी स्कीम में? स्वदेश स्कीम में, कि स्वदेश स्कीम लॉन्च की गई है, जो वंदे भारत से बंदे लेके आ रहे हैं बाहर से। वंदे भारत पढ़ा था हमने ना, तो वही वंदे भारत है कि जो कोविड-19 में दूसरे देशों में हमारे भाई फंसे हुए हैं, जैसे खाड़ी देश हो गए, इधर जो इंडियन ओशियन में जो छोटे छोटे देश हैं उनमें जो हमारे बंदे जो काम कर रहे हैं वो फंसे हैं, उनको वहां से निकालने के लिए जो मिशन चलाया गया था वो वंदे भारत था। वंदे भारत में खाड़ी देशों से एयर इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस एयरलाइंस लेके आ रहे थे, और जो समुद्री देश है वहां से अपने इंडियन नेवी के जहाज बंदों को इवेक्यूएट करा रहे थे। तो ये क्या है? इमिग्रेंट इंडियंस फ्रॉम मालदीव एंड श्रीलंका से उन बंदों को इवेक्यूएट करा जाएगा। तो समुद्र सेतु क्या है? वंदे भारत मिशन का एक ब्रॉडर अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जो कि कोविड-19 में फंसे इंडियंस हैं दूसरे देशों में, उनको निकालने के लिए जो गल्फ उधर हो गई, सॉरी, इंडियन ओशियंस के जो देश हैं मालदीव और श्रीलंका, उनसे उनको निकालने के लिए जो एक ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अभी क्या हुआ है न्यूज में, क्यों है? INS जल सवा, ये याद रखना, INS जल सवा, ये क्या है? डिपार्ट फ्रॉम मला, ठीक है, माले मालदीव टू टूटीकोरिन विद 700 इंडियंस, क्या 700 इंडियंस के साथ वहां से अभी चली है। ये 4 मई को वहां पहुंची थी, 4 जून को वहां पहुंची थी, और अभी आज वहां से वापस चली है। तो 7 जून को ये आज ये यहाँ पे पहुंच जाएगी तूतीकोरिन पे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म होते नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तूतीकोरिन। आपसे मैप भी पूछा जा सकता है कि अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु से जो ऐसे तूतीकोरिन का मैप दे दिया, इंडिया का मैप दे दिया, वहां पे डॉट लगा दिया कि हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु से जो मालदीव से जो इंडियन एविकेट किए गए, यहां पे लाके उनको रखा गया। तो अभी मैं तूतीकोरिन का भी बता देता हूं। जैसे ये इंडिया का मैप है, अभी तो इसमें नाम दिया गया है, जैसे ये कोलकाता पोर्ट हो गया, ये मुंबई पोर्ट हो गया, ये मारमगांव पोर्ट हो गया, ये जवाहरलाल पोर्ट हो गया, ये मैंगलुरु पोर्ट हो गया, ये यहाँ पे कोची पोर्ट है, ये तूतीकोरिन है, ठीक है, ये चेन्नई है, ये एन्नोर है, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये सारे क्या है? पोर्ट ट्रस्ट है। तो तूतीकोरिन का है तमिलनाडु में। तो ये जितने भी बंदे हैं ये तूतीकोरिन में लाके इनको एवेक्यूएट किया जाएगा। तो ये याद रखना, जो एकदम नीचे का पॉइंट है वहां पे। और आपको और भी याद रखना है, आसपास में दिखाया जा सकता है, छोटा मोटा पोर्ट होगा। तो ये जो अपना राम सेतु है, इससे नीचे तूतीकोरिन है, इसका भी नाम भी चेंज कर दिया गया है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है, हाल ही में इसका नाम भी चेंज किया था। तो याद रखना, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आपको डायरेक्ट कोई ना पूछे कि कहां से एवेक्यूएट किया, कहां लाया गया, तो आप अगर मैप दिखा दिया गया तो कभी ब्लैंक मत हो जाना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज पार्टनर्ड विद अटल इनोवेशन मिशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेरियस सेक्टर्स कंट्री। अभी क्या है, जैसे कोविड-19 के चलते सारी अर्थव्यवस्था एकदम रुक सी गई है, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे स्टार्ट हो गई तो पार्टनरशिप बहुत से अलायंसेज में होगी, बहुत सी इंडस्ट्रियां आएगी। तो क्या है, हमें इनोवेशन करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, दूसरे देशों पे हमें अपनी निर्भरता खत्म करनी है। तो हमें अपने देश में हर चीजों को इनोवेशन करना होगा, अपने देशों में ही उनका इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग करना होगा, उनको बनाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा है कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट से उनको आत्मनिर्भरता खत्म करनी है। तो अगर आत्मनिर्भरता खत्म करनी है तो सबसे पहले क्या होगा, डिस्कवरी करना पड़ेगा, हमें खुद बनाने पड़ेंगे, नई नई चीजें इनोवेट करनी पड़ेंगी।
तो इसके लिए इन्होंने क्या पार्टनरशिप की है। अब पार्टनरशिप कैसे होगी, तो सबसे पहले क्या है कि हमें किसको पढ़ाएंगे, जो अपने स्टूडेंट्स हैं अभी उनके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको माइंडसेट को चेंज करना है। अगर बच्चे है प्रॉब्लम में बैठे रहेंगे तो वो उनका क्या इनोवेशन मार्केट जो इनोवेटिव माइंड है वो काम नहीं कर पाएगा। तो अच्छे अच्छे लीडर्स हो गए, मान लो कोई भी हो गया, कोई अच्छा वक्ता हो गया, उनको ले जाके उनको अच्छा एक क्वालिटी स्पीच देना, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताना, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। प्रॉब्लम के बारे में कभी भी ज्यादा सोचना नहीं है, प्रॉब्लम आती रहती है जाती रहती है। तो एक फ्लैगशिप जो हो या इनिशिएटिव है। अब तो एम क्या है, सबसे पहले अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा देख लेते हैं। ये फ्लैग इनिशिएटिव सेटअप है जो नीति आयोग के द्वारा प्रमोट किया गया है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब उद्यमी है ऑलरेडी, जो उद्यमी लोग हैं, तो नए जैसे जैसे समय चलता रहेगा नए उद्योग भी शुरू होंगे, तो ये बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के लिए एक प्रोग्राम इनकलकेट करता है। अभी इसने क्या है होलिस्टिक फ्रेमवर्क किया है, ये नहीं कि डायरेक्ट कर दिया। इसने अटल थिंकिंग लैब्स बनाई है, क्या प्रमोट क्रिएटिव इनोवेशन एंड माइंड सेट इन स्कूल्स। पहले क्या स्कूल से ही बच्चों को क्या है एक माइंड में सेटअप कर दिया जाता है कि ऐसा करना है कि आप कैसे क्या बनोगे। बच्चों के दिमाग से हो जाता है, किसी बच्चे को देख ले कि मैं जाके आगे बड़ा बन के पायलट बनूंगा। तो अगर जो बच्चा अगर पायलट बनना है उसको, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 11th में जाके वो बायोलॉजी नहीं लेगा, उसका वो माइंड में क्या एक माइंड सेटअप हो जाता है कि मुझे पायलट बनना है, तो मैं 11th में जाके अपना जो स्ट्रीम है एजुकेशन स्ट्रीम मैथ्स में लूंगा, क्योंकि बायोलॉजी वाला पायलट नहीं बन पाता है। तो ये क्या है उनका शुरू से ही स्कूल लेवल से ही कुछ करना है, उनको क्या है एक प्रमोशन दे दिया जाता है, क्रिएटिव इनोवेशन माइंड इन सेट इन स्कूल। नेक्स्ट क्या है अटल इंक्यूबेटर्स। अभी इंक्यूबेटर्स में क्या है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन यूनिवर्सिटीज। अब बच्चा को जो यूनिवर्सिटी पहुंच गया है अपना कुछ देख चुका है, अभी उनको क्या एंटरप्रेन्योरशिप भी यूनिवर्सिटीज में। अब उनको यूनिवर्सिटी के निकलने के बाद बच्चा डायरेक्ट क्या आएगा देश की अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। उसको यूनिवर्सिटी से निकलते बच्चे अपने क्या काम में देश के इकोनॉमी में भागीदारी लेना सीख जाते हैं, तो उनको अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है अटल न्यू इंडिया चैलेंज एंड अटल ग्रांड चैलेंज। प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इनोवेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्ट। अब एंटरप्रेन्योरशिप होगी, उसके बाद क्या है, अब कोई किस पार्ट में जाता है, ठीक है, उसका क्या सोशल इंपैक्ट होता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है। अब कोई भी अगर देश में कोई भी जीडीपी में कोई चीज बन रही है तो उसका दो इम्पैक्ट डेफिनेटली होंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा और सोशल इंपैक्ट होगा। अब हर चीज कोई भी बनती है वो सोसाइटी के लिए बनती है, ठीक है। अब सोसाइटी की चीज बनती होगी तो उसका फायदा भी देश को होना चाहिए। तो ये दोनों में इनोवेशन विद सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। एंड लास्ट वन इज है मेंटर्स ऑफ चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लग रहा है छोटा सा सबसे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टू मेंटर स्टूडेंट्स। अब पढ़ाई के टाइम पे कोई भी बच्चा है वो क्या है स्ट्रेस से गुजरेगा, अगर उस समय वो स्ट्रेस से नहीं उभरा है तो वो आजकल बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं, बच्चा अपने सुसाइड कर लेता है, तो उनको रोकने के लिए ये ऐसे गलत कदम उठाने के लिए उनकी मेंटरिंग जरूरी है। तो फिर स्टूडेंट्स के मेंटरिंग के लिए मेंटर भी है, ठीक है। तो ये आप इसमें से एक बार फिर देख लीजिए क्या है। सबसे पहले पूछा जा सकता है अटल इनोवेशन मिशन क्या है, ठीक है। इसलिए और जो प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेरियस सेक्टर्स इन कंट्री के लिए किस किस के बीच में क्या हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, CSIR हुआ है और AIM दोनों के बीच में हुई है। और ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। इसमें भी सवाल पूछ सकता है कि AIM किसकी फ्लैगशिप ये है, प्रमोशन इनोवेशन फ्लैगशिप सेट है, एक इनिशिएटिव है, वो नीति आयोग का है। नेक्स्ट चलते हैं ए टास्क फोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट set up to examine matter pertaining to age of motherhood, imperative of lowering mortality rate and improvement nutrition level। अभी क्या है टास्क फोर्स का गठन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में, कि जो औरत के मां बनने की उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, और जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लिया जा सकता है कि कम की जा सकती है, और फिर माताओं का न्यूट्रिशन लेवल किस तरह बढ़ाया जाता है। तो ये एक टास्क फोर्स गठित की गई, किसके द्वारा हेडेड किया गया, मिस जया जेटली, ठीक है। और ये कहां से बात है टास्क फोर्स की, जो हमारा बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वुमेन एज ऑफ मैरिज वाज इंक्रीज्ड, कि वुमेन की जो मैरिज थी वो 14 साल थी, उसको बढ़ाकर 18 साल किया गया था 1978 में,
जो एस्टवाइल शारदा एक्ट 1929 का था। अब शारदा एक्ट में क्या था, बच्चों की उम्र क्या 14 साल फिक्स की गई थी, तो उसको अमेंड करके 1978 बाई अमेंडमेंट शारदा एक्ट को हटा के उनकी 18 कर दी गई है। अभी इसका क्या इम्पैक्ट था आगे बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब अभी और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या है, शारदा एक्ट में हमने इम्प्रूवमेंट कर लिया, अगर और भी कोई अगर गुंजाइश है, क्योंकि अभी भी मातृ मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, फिर बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है, तो महिलाओं की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है, तो और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स प्रपोज की थी, एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, और वो अभी टास्क फोर्स क्रिएट की गई है। अब उस टास्क फोर्स को क्या काम दिया गया है कि उनको फिर से भी जो एज ऑफ मैरिज है, सबसे पहले तो एज ऑफ मैरिज जो 18 साल है अभी, उसको एग्जामिन करना है कि वो सही है या गलत है। दूसरी एज ऑफ मदरहुड कि मां बनने की उम्र क्या होनी चाहिए औरत की, उसके साथ क्या पर्सपेक्टिव देंगे, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेडिकल की पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, और फिर अगर आपको ये भी देखना है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, टोटल फर्टिलिटी मतलब कितना फर्टिलिटी रेट है, सेक्स रेशियो एट बर्थ है, बच्चों में मतलब कितने बच्चे गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी सबको, मतलब ये इनका टर्म एंड रेफरेंसेस दिए गए हैं। उसके बाद ये सारे एग्जामिन करने के बाद उनको क्या है कि जो वुमेन एजुकेशन है उनके लिए, उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करने के लिए मेजर सजेस्ट करो हमें। जैसे आजकल बहुत सारे प्रोग्राम चले गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं कि आपको बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को एक घर में जंजीरों में बांध के नहीं रखता है। और अगर उसके लिए हमें कोई और भी आप सजेशन दोगे कि अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग लॉज, कोई पुराने नियम है, पूरे कानून है, उनमें भी आप अमेंडमेंट करने हो तो आप सजेशन दे सकते हो। ये रेफरेंसेस दिए गए हैं टास्क फोर्स को। तो जयललिता मैडम के पास, जया जेटली मैडम के पास ये रेफरेंसेज है, उनमें ये कुछ भी अपने सजेशन दे सकती है, मतलब अच्छे महिलाओं के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, टास्क फोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो टास्क फोर्स गठित की गई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उसको हेड कौन करेगा, मिस जया जेटली। एंड जो ये वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए जो चेयरपर्सनशिप जया जेटली मैडम के द्वारा जो टास्क फोर्स गठित की गई है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है, 2 सवाल ये हो गए। अब फाइनेंस मिनिस्टर के बजट की स्पीच में अगर ये बात आई है शारदा एक्ट 1929, तो ये भी आपको दिखा दिया था, ये भी याद कर लेना कि क्या था शारदा एक्ट। बताता हूं आगे, शारदा एक्ट 1929 ये बजट में भाषण था, जो बताया गया था न्यूज में, तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन जाता है। वेरियस बिल्स एड्रेसिंग क्वेश्चन ऑन द एज ऑफ कांस्टेंट एज वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन लेजिस्लेचर एंड डिफीटेड। बहुत सारे बिल जो पुराने 1929 जब अंग्रेजों का शासन था तब ये बिल लाए गए थे, लेकिन वो हरा दिए गए थे। ठीक है, अब 1927 में राय साहिब हरविलास शारदा, उन्होंने क्या है, हिंदू चाइल्ड मैरिज बिल, उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल लेके आए थे, और इन्होंने लड़ाई करके और ये पूरे सभी को साथ में लेके, सारे नेताओं को साथ में लेके इस बिल को पास कराया, और जो लड़की की उम्र की, जो शादी की उम्र है, उसको 14 साल फिक्स करवाया। पहले बच्चे पैदा होते ही जब चल भी नहीं पाते थे तब भी उनकी शादी फिक्स हो जाती थी। तो 1927 में राय साहिब हरविलास शारदा उन्होंने हिंदू चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है इसमें पास करवाया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज फर्स्ट सोशल रिफॉर्म इश्यू था, जो कि ऑर्गेनाइज, महिलाओं ने ऑर्गेनाइज होके ये बिल पास करवाया था। सारी महिलाएं रोड पे आ गई थी, बाहर आ गए थे 1927 में। अब याद रख लो, आज से पूरे 100 साल पहले, लगभग 100 साल, 93 ईयर्स पहले। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था सोसाइटी पे, जिससे महिलाओं की स्थिति सुधरी थी। फिर 1978 में उसको 14 साल से 18 साल कर दिया गया। तो आज की न्यूज में इतना ही। हमने क्या क्या देखा एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखा, हमने जो नेशनल अवेयरनेस देखा था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड जो क्या है रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जो ह्यूमन एंड एनिमल की डेथ मोर्टेलिटी रेट को कम लेके आना है रोड पे। दूसरी न्यूज देखी जो मैत्री प्रोग्राम है EESL एंड USAID के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जो काम करते हैं उसको। थर्ड न्यूज है लो कॉस्ट कैटालिस्ट ऑफ हाइड्रोजन जनरेशन हो गया, उसको खोजा गया था CNS ने, मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड है,
एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास भी क्या है, सेंटर फॉर नैनो स्टॉप मोटर साइंस ने खोजा है। नेक्स्ट न्यूज है, एक नैनो फार्जिनल स्वेप्स जो खोजा किसने, CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे ने। ये इंपोर्टेड क्वेश्चन हो गया। फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा गया, RBI के द्वारा। एंड आई कमिट इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। ये रन कौन कर रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का रन कर रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु एक है, मिशन वंदे भारत के अंदर बॉर्डर अम्ब्रेला है। ये जहाज, हवाई जहाज से लेके आ रहे हैं, और ये जहाज से मतलब पानी के जहाज से लेके आ रहे हैं। इसमें जायनस जलाशय है, वो माले से अभी 700 इंडियंस को एवेक्यूएट करा रहा है। एंड ये तुतीकोरिन पोर्ट के बारे में बताया था। नेक्स्ट न्यूज है, जो CSIR एंड AM ने जो इनोवेशन के लिए पार्टनरशिप की है वो है। AM किसके फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, नीति आयोग का है। नेक्स्ट न्यूज है, टास्क फोर्स जो गठित की गई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, जया जेटली मैडम के अंदर, किसके लिए गठित की गई है, वुमेन्स की स्थिति को सुधारने के लिए तथा उनकी मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए। शारदा एक्ट पढ़ा, शारदा एक्ट 1929 क्या है, पहला बिल जो बाल विवाह को निषेध करने के लिए बिल लाया गया था। और उन्होंने 1927 में राय साहिब हरबिलास शारदा मैडम जी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था तथा इसको जीता गया था। और लड़कियों की उम्र 14 साल तथा लड़कों की 18 साल इसमें शादी के लिए फिक्स की गई थी। लेकिन बाद में 1978 में लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 साल कर दी गई। एंड आप इस पूरे लेक्चर का PDF पा सकते हैं skbinsher.blogspot.com पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर डिसलाइक करो, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए डिसलाइक क्यों किया, तो ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।